हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि पीएफ से रिलेटेड है। और पीएफ में खास करके आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो है ईडीएलआई स्कीम, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पीएफ में आपका जो पीएफ अमाउंट होता है वो आप ट्रांसफर करके करंट मेंबर आईडी में और आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सर्विस है वो आप अलग अलग कंपनी का ट्रांसफर करते हैं अपनी करंट कंपनी में, जिसका पैसा आपको दिखता नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी पेंशन पे पड़ता है। पेंशन के साथ साथ इसका जो इफेक्ट है वो ईडीएलआई स्कीम पे पड़ता है। पीएफ का पैसा मोटा मोटी सब निकाल लेते हैं। पेंशन का आपको पता होगा कि जब तक आप पिछली कंपनीज का ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपकी पेंशनेबल जो सर्विस है वो कम दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपकी जो पेंशन है वो कम बनती है। साथ ही साथ अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसको जो ईडीएलआई का बेनिफिट मिलना होता है वो बहुत कम मिलता है। अगर आपने पिछली कंपनीज का पैसा ट्रांसफर नहीं किया, सर्विस ट्रांसफर नहीं की, तो जो ईडीएलआई का बेनिफिट है वो काफी कम मिलता है। इनकेस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है और अगर वो पीछे का पैसा ट्रांसफर नहीं करता है, पीछे की सर्विस ट्रांसफर नहीं करता है, तो उसको काफी लॉस होता है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको काफी लॉस होता है। इसी को ध्यान रखते हुए ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, काफी अच्छा सर्कुलर है, जिसमें बताया गया है कि इन केस अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है और उसने अपना पिछली कंपनीज का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है करंट कंपनी में, तो उस केस में पीएफ ऑफिस को क्या करना चाहिए ताकि उस जो पीएफ मेंबर है उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके पीएफ का, पेंशन का और ईडीएलआई का। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसके लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आप देखिए, ईपीएफओ का है 25 नवंबर 2023, जिसका सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स आफ्टर द डेथ ऑफ मेंबर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एश्योरेंस बेनिफिट अंडर ईडीएलआई स्कीम 1976। आपको पता होगा कि ईडीएलआई का जो मिनिमम बेनिफिट होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है, डिपेंड ऑन जो आपका सर्विस है और जो आपका कैलकुलेशन है उसके बेस पे। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि इन केस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है और उसने अपना पीछे का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है करंट कंपनी में, तो उस केस में क्या करना है, कैसे उसको ईडीएलआई का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर मैडम, यहाँ पे क्या है कि काफी केसेस में हेड ऑफिस ने ये नोटिस किया गया है कि ईडीएलआई का जो क्लेम सेटल होता है उसमें जो डिसीज्ड मेंबर है उसके जो बेनिफिशियरी हैं यानी कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनको काफी कम अमाउंट मिलता है। क्या कारण है कि ईडीएलआई का काफी कम अमाउंट उनको मिलता है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल एनालाइजिंग द डाटा ऑन सेटलमेंट ऑफ डेथ क्लेम इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन सेवरल केसेस द डिसीज्ड मेंबर्स हैड मल्टीपल पीआईडीज। यानी कि जिस मेंबर की डेथ होती है उसके पास मल्टीपल पीएफ अकाउंट्स होते हैं जो कि उसके रिस्पेक्टिव यूएन से लिंक होते हैं। दिस मेक वेरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस मेंबरशिप ऑफ द डिसीज्ड मेंबर फ्रॉम द एमआईएस ए प्री रिक्वेस्ट बिफोर सेटलिंग द डेथ क्लेम्स। यानी कि आपको अगर पता चले कि आपके यूएन में 5 मेंबर आईडी लिंक हैं, तो ईपीएफओ को क्या करना है, जिस भी पीएफ ऑफिस में उनका क्लेम सबमिट हुआ है वो एमआईएस के थ्रू देख सकते हैं कि पीछे की इनकी कितनी कंपनियां हैं जिनमें इनका जो पीएफ का पैसा है या जो सर्विस है वो पड़ी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ वो एमआईएस से देख सकते हैं। इन केस अगर मेंबर ने ट्रांसफर नहीं किया है अपनी करंट कंपनी में, तो वो एक एमआईएस के थ्रू देख सकते हैं कि इसने कितनी कंपनी में काम किया है और पैसा ट्रांसफर किया है कि नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए, ईपीएफओ ने रेफरेंस दिया है जो इन दिस रिगार्ड यू काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द पेज नंबर 179 ऑफ मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर पार्ट 2A एंड 2B। यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक रेफरेंस दिया है पेज नंबर 179 का, जिसमें लिखा हुआ है कि वेयर ए प्रोविडेंट फंड अकाउंट हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मेंबर्स। यानी कि अगर किसी मेंबर ने अपना पीछे का पैसा पूरे लाइफ टाइम में ट्रांसफर नहीं किया है और इन केस उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में क्या है, जो भी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उनको ध्यान रखना है कि जो पीछे का उनका अकाउंट है उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम अदर रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांसफर एप्लीकेशन एंड सेटल द डिसीज्ड मेंबर्स अकाउंट। यानी कि इन केस अगर मेंबर ने ट्रांसफर नहीं किया, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनका जो ट्रांसफर फॉर्म है वो फिल किए बिना जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उनको इंटरनली ये अरेंज करना है कि उनका बाकी पीछे का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाए, पीछे की जो सर्विस है वो ट्रांसफर की जाए उनकी करंट कंपनी में, करंट मेंबर आईडी में, ताकि उनको ईडीएलआई और पेंशन का बेनिफिट मिल सके। ये जिम्मेवारी है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है और उसने अपना पीछे का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, पीछे की सर्विस ट्रांसफर नहीं की है, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है ईपीएफओ की तरफ से, जिसमें सभी पीएफ ऑफिस को ये गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर आप डेथ क्लेम सेटल करते हैं तो आपको सबसे पहले एमआईएस से चेक करना है कि मेंबर ने
कितनी कंपनियों में काम किया है, उसने अपना पीछे का पैसा ट्रांसफर किया है कि नहीं किया है। इन केस अगर उसने पीछे का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है तो ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनका पीछे का जो पैसा है वो उस रिस्पेक्टिव पीएफ ऑफिस से, उस रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके वो पैसा और वो सर्विस ट्रांसफर करवाए और उसके बाद ही अपना ईडीएलआई का जो क्लेम है उसको प्रोसेस करें, सेटल करें, ताकि जो मेंबर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ईडीएलआई का बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पे स्पेशली उस केस में बोला गया है जिस केस में अगर कोई भी डेथ क्लेम है और जो मेंबर हैं उनको 2.5 लाख से कम का अमाउंट मिल रहा है, जो कि एक मिनिमम अमाउंट है 2.5 लाख का, अगर उससे कम मिल रहा है तो उस केस में ईपीएफओ को स्पेशली ध्यान देना है कि उसका पीछे का सर्विस चेक करनी है और चेक करने के बाद ही उनका ईडीएलआई क्लेम सेटल करना है। इसके साथ ही बताया गया है कि अगर किसी मेंबर ने 2 कंपनियों में काम किया है 6-6 महीने, मान लो एक कंपनी में 4 महीने किया है, एक कंपनी में 8 महीने किया है, एक कंपनी में 6 महीने किया है, दूसरी कंपनी में 6 महीने किया है, यानी कि दोनों कंपनी में अगर एक कंपनी में अगर 1 साल से कम काम किया है और दूसरी कंपनी में भी 1 साल से कम किया तो दोनों कंपनी का मिला के उनका 12 मंथ कंसिडर किया जाएगा ताकि उनको जो ईडीएलआई का बेनिफिट है वो मिल सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द अमेंडमेंट ईडीएलआई स्कीम कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 12 मंथ रेंडर्ड विद 2 डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ईडीएलआई बेनिफिट, यानी कि अगर 2 कंपनियों में कंटिन्यू काम किया है 12 मंथ्स तो उसको कंसिडर किया जाएगा ताकि उसको ईडीएलआई का बेनिफिट मिल सके। अब इसमें यहाँ क्या है, ड्यू टू दिस अमेंडमेंट इन ईडीएलआई स्कीम इट हैज बिकम इवन मोर क्रूशियल टू इंश्योर वेरिफिकेशन, फ्लैगिंग एंड मर्जिंग ऑफ प्रीवियस मेंबरशिप, क्योंकि अगर आप एक मेंबर आईडी देखेंगे, एक कंपनी की मेंबर आईडी देखेंगे और अगर उसमें उनका 6 महीने का सर्विस है, 7 महीने का सर्विस है, तो उनकी जो ईडीएलआई का बेनिफिट मिलना है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 महीने की कम की सर्विस होगी तो उसको आप 1 ईयर में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जरूर देखना है कि उन्होंने पीछे काम किया है कि नहीं किया है। अगर किसी भी कंपनी में पीछे काम किया है उसको आपको कंसीडर करना है सो दैट उनका जो सर्विस है वो 1 ईयर काउंट हो सके। In view of above, it is directed that in general and particularly in case of EDLI where the amount payable to the beneficiary of a deceased member is less than the minimum assurance benefit that is 2.5 लाख, यानी कि अगर किसी केस में EDLI का आप क्लेम सेटल कर रहे हैं और वो 2.5 लाख से कम बनना है तो उस केस में तो आपको 101% MIS से चेक करना है ताकि जो कम से कम एश्योरेंस अमाउंट है वो उसको मिल सके, 2.5 लाख अमाउंट है वो उसको मिल सके। अगर इन पास्ट उसने किसी भी कंपनी में 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने भी दिन काम किया है वो सर्विस को कंसिडर किया जा सके ताकि उसको ईडीएलआई के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है ये इसीलिए जारी किया गया है कि सभी पीएफ ऑफिस डेथ क्लेम को सेटल करने से पहले ये इंश्योर करें कि एमआईएस में उसका पीछे का कोई सर्विस हिस्ट्री तो नहीं है। अगर कोई सर्विस हिस्ट्री है तो उसको इंटरनली ट्रांसफर करना है, किसी भी जो डिसीज्ड मेंबर है उसके किसी भी डिपेंडेंट्स के थ्रू ट्रांसफर फॉर्म फिल करवाने की जरूरत नहीं है, कंपनी से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये ईपीएफओ की जिम्मेवारी है कि वो पीछे की सारी हिस्ट्री चेक करके और ट्रांसफर करके करंट कंपनी में ट्रांसफर होने के बाद ही ईडीएलआई क्लेम को सेटल करें ताकि जो डिसीज्ड मेंबर है उनके बेनिफिशियरियों को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिल सके, ईडीएलआई का बेनिफिट मिल सके, पेंशन का बेनिफिट मिल सके, पीएफ का बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।